कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं आशीष कुमार चौहान आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे लगभग हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है और अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो आइए अपन इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें अपन को देखना है। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और उससे पहले इसका छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। आप सभी 11th-12th में पढ़े ही होंगे कि पशु प्रजनन किसे कहते हैं, ठीक है। पशु प्रजनन क्या होता है तो आपको सभी को पता ही होगा, है ना। तो ज़्यादा मैं इसका डेफिनेशन के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, सीधा मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। नॉर्मल सा, जो मादा पशु होती है और नर पशु होते हैं वो दोनों को क्या करते हैं, संभोग क्रिया के द्वारा उन्हीं के जैसे संतान प्राप्ति करना, ठीक है। वो सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, प्रजनन, ठीक है। तो उसी के बारे में अपन को पढ़ना है। देखो यहाँ पे इसका मैं फ्लो चार्ट बना दिया हूँ आपके याद रखने के लिए आसानी से। अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद हो जाता है तो बहुत ही आसानी से आप इसके बारे में पूरा जान सकेंगे, ठीक है। तो देखिए, ब्रीडिंग, इसको 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड किए हैं। पहला है इनब्रीडिंग और दूसरा है आउटब्रीडिंग। अगर मैं बात करूं इनब्रीडिंग किसे बोलते हैं, ठीक है, इनब्रीडिंग किसे बोलते हैं, तो आपको सिंपली फॉर्म पे बताता हूं। जब किसी भी एनिमल को, ठीक है, या फिर किसी भी एनिमल में उनके फैमिली के बीच या फिर बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन जहां पे होता है उनके बीच क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है, इन ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। मैं पहले फ्लो चार्ट समझा देता हूं आपको, उसके बाद आगे लेकर चलूंगा, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग का डेफिनेशन क्या बताया, अपने ही फैमिली के बीच या फिर अपने ही फैमिली के अंदर जो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन होते हैं उनके बीच क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है, इन ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। इन ब्रीडिंग को 2 पार्ट्स पे अपन डिवाइड किए हैं। पहला है क्लोज ब्रीडिंग, दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन हो उसको अपन बोलेंगे क्लोज ब्रीडिंग, ठीक है। वहीं पे अगर लाइन ब्रीडिंग की बात करें तो थोड़ा सा जनरेशन इसका बढ़ जाता है। क्लोज ब्रीडिंग में जैसे 1 to 2 जनरेशन के बीच अगर देखेंगे तो यहीं पे लाइन ब्रीडिंग में 1 to 3 जनरेशन के बीच अपन क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो इसमें भी रिलेटिव्स होंगे और इसमें भी रिलेटिव्स ही होंगे, बशर्ते क्लोज ब्रीडिंग में बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो और लाइन ब्रीडिंग में थोड़ा सा अपने रिलेटिव्स के बीच क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है, लाइन ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल पूछे तो आपको याद रखना है डॉटर और फादर के बीच, और अगर इसमें पूछे तो कजन सिस्टर कजन ब्रदर के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है, लाइन ब्रीडिंग। या फिर अपने दादा के साथ क्रॉस कराना या फिर दादी के साथ क्रॉस कराना उसके पोते का, तो ये आपको याद रखना है लाइन ब्रीडिंग में, ठीक है। मैं ऐसी जनरली अभी चर्चा कर रहा हूँ, इसका डिटेल में बताऊंगा अभी। उसके बाद आता है आउट ब्रीडिंग, ठीक है। आउट ब्रीडिंग क्या होता है तो याद रखना, ऐसा ब्रीडिंग ऑपरेशन या फिर ऐसा प्रजनन विधि जिसमें अपन क्या करते हैं 4 से 6 पीढ़ी तक, ठीक है, 4 से 6 पीढ़ी तक बिल्कुल भी रिलेशन ना हो, एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेशन ना हो, उनके बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो उसको बोला जाता है आउट ब्रीडिंग, ठीक है। तो याद रहेगा आपको इसका डेफिनेशन अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो पूरा इसका राम कहानी आपको रटा जाएगा, ठीक है। बस आपको समझने की देरी है। एक बार अगर आप इसका बेस क्लियर कर लो तो बाकी का जो इसका टाइप्स है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग का डेफिनेशन में बता दिया, क्या बोला कि ऐसा ब्रीडिंग ऑपरेशन या फिर ऐसी प्रजनन विधि जिसमें 4 से 6 पीढ़ी तक बिल्कुल भी रिलेशन ना हो, संबंध ना हो एक दूसरे से, उनके बीच अगर क्रॉस करा रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, आउट ब्रीडिंग बोला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि आउट क्रॉस है, हाइब्रिडाइजेशन है, क्रॉस ब्रीडिंग है और आपका ग्रेडिंग अप है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इन चारों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूं आउट क्रॉस। देखिए, आउट क्रॉस किसको बोलते हैं। आउट क्रॉस का डेफिनेशन ये होता है कि एक ही स्पीसीज के एक ही ब्रीड, ठीक है, एक ही स्पीसीज के सेम ब्रीड, ठीक है, सॉरी, एक ही स्पीसीज के सेम ब्रीड जिनका रिलेशन 4 से 5 जनरेशन तक ना हो, ठीक है। अब उसको कैसे अपन समझेंगे, क्रॉस ब्रीड आउट क्रॉस को कैसे बोल रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू
चलो अभी बस डेफिनेशन याद रखो, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, आउटक्रॉस को क्या बोला जा रहा है, एक ही स्पीसीज मतलब एक ही जाति के समान नस्ल, उनके बीच 1 से 5 पीढ़ी तक बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। उनके बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, आउटक्रॉस कहलाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन याद रखिएगा। अपन क्या देख रहे थे अभी तक, एक ही स्पीसीज के अलग अलग नस्ल या फिर एक ही नस्ल बोला जा रहा था, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में देखिए डेफिनेशन क्या है, अलग अलग स्पीसीज के बीच क्रॉस कराकर नया प्रोजेनी तैयार करना, वो क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब अलग अलग जाति के बीच क्या करते हैं, क्रॉस कराया जाता है। जैसे घोड़ा गधा का करा देंगे, कुत्ता बिल्ली का करा देंगे, जिसमें पॉसिबल हो उसका अपन करा देते हैं, तो उसको एक नाम दे दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और आप इंग्लिश में ही नाम याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एग्जाम में भी इंग्लिश को ही प्रीफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग, देखिए क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, इसका सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल इसका डेफिनेशन है कि दो अलग अलग ब्रीड्स के बीच क्रॉस कराना और उससे नया ब्रीड बनाना, वो क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। क्या बोला गया, दो अलग अलग ब्रीड के बीच क्रॉस कराना और नया ब्रीड तैयार करना क्या कहलाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा। ग्रेडिंग अप को मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ्स है, ठीक है। और इसका डेफिनेशन मैं बता देता हूं। ग्रेडिंग अप वह क्रिया है जिसमें एक प्योर ब्रीड के बुल का इम्प्योर अशुद्ध देसी नस्ल के बीच क्रॉस कराना, ठीक है। मतलब एक शुद्ध बुल का मतलब सांड का, ठीक है, एक शुद्ध सांड का एक अशुद्ध देसी गाय से क्रॉस कराना और उसमें क्या करना, इंप्रूवमेंट लाना, ठीक है, प्योरिटी % डेवलप करना, वो क्या कहलाएगा, ग्रेडिंग अप, ठीक है। और ये कितने जनरेशन तक कराते हैं, 7 जनरेशन तक कराते हैं। और सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है जो मिल्क प्रोडक्ट जो अशुद्ध गाय रहती है उसको शुद्ध करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है ग्रेडिंग अप से, तो उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग का अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि टॉप क्रॉस है, बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, क्रिस क्रॉस है, ट्रिपल क्रॉस है, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। टॉप क्रॉस किसको बोलेंगे, अपने चरम पूर्वज के साथ क्रॉस कराना। जो अभी एट प्रेजेंट जो है उसका अपन किससे क्रॉस कराएंगे, उसके जो चरम पूर्वज रहेंगे, ठीक है, टॉप के जो बोल सकते हो उसके दादा के दादा, ठीक है, तो उसके साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलेंगे टॉप क्रॉस। ये क्यों किया जाता है, अगर हमको जैसे कि उसका जो पूर्वज है, ठीक है, उससे कुछ विशेष लक्षण, ठीक है, बॉडी कैरेक्टर या फिर कोई भी विशेष कैरेक्टर्स को अपने को आने वाली पीढ़ी में लाना है, तो उस कैरेक्टर्स को लाने के लिए उसमें क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद बैक क्रॉस क्या है, तो याद रखना F1 जनरेशन में जो भी प्रोजेनी हमको मिला है उसका क्रॉस फिर से उसके पेरेंट्स के साथ कराना क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। अगर और डिटेल अगर देखना है तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ अगर क्रॉस कराएंगे किसका, जो भी प्रोजेनी F1 जनरेशन में जो भी मिला है उसका हम किसके साथ कराएंगे, तो उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराएंगे, तो उसको बोलेंगे बैक क्रॉस। क्यों किया जाता है, तो आपको याद रखना है इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। उसका टेस्ट क्रॉस किसको बोलेंगे, तो सेम है डेफिनेशन। इसमें भी क्या किया जाता है, F1 जनरेशन में जो भी प्रोजेनी मिली है उसका क्रॉस हम किससे कराते हैं, तो उसके रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। इसमें क्या बोला मैं, डोमिनेंट पेरेंट, और इसमें क्या बोल रहा हूँ, रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव मतलब अप्रभावी, डोमिनेंट मतलब प्रभावी, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, जो भी संतान हमको F1 जनरेशन में मिलता है उसका क्रॉस अपन करते हैं उसके अप्रभावी जनक के साथ, ठीक है, क्रॉस किया जाता है, तो उसको बोलेंगे अपन टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इसके बाद क्रिस क्रॉस या फिर इसी को क्या बोला जाता है, अल्टरनेट क्रॉस बोला जाता है, अल्टरनेट क्रॉस, ठीक है। क्रिस क्रॉस, अल्टरनेट क्रॉस, ठीक है, ये नाम से जाना जाता है इसको। तो आपको याद रखना क्रिस क्रॉस किसको बोलेंगे, जो अल्टरनेट, ठीक है, 1 ईयर के गैप में अपन क्या करते हैं उसमें क्रॉस करते हैं, ठीक है। क्या किस लिए क्रॉस करते हैं, जब तक उसकी प्योरिटी हमको ना मिल जाए, ठीक, तो इसलिए अपन उसको कौन सा क्रॉस कराएंगे, क्रिस क्रॉस। तो याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है अल्टरनेट क्रॉस कौन से मेथड में कराया जाता है, तो क्रिस क्रॉस में कराया जाता है। उसके बाद लास्ट बच गया ट्रिपल क्रॉस। ट्रिपल क्रॉस किसको बोलेंगे, 3 अलग अलग ब्रीड, ठीक है,
तीन अलग अलग ब्रीड के को अपन क्रॉस करके एक नया ब्रीड बनाएंगे, उसको बोलेंगे ट्रिपल क्रॉस। बस इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आगे अपने को समझने में आसानी होगा। चलिए अपन आगे देखते हैं। मैं बताते चलूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है और इसका क्या क्या आपको याद रखते चलना है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही अच्छा है और मज़ेदार है। तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ बैठिए और इसको पढ़ते चलिए, एक एक पॉइंट को याद कर लीजिए। भरोसा रखिए कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, इससे अगर आया तो, ठीक है, आया तो क्या आएगा ही, ठीक है। देखेंगे इनब्रीडिंग, ठीक है। अब इसका डिटेल अपन देखते चलते हैं। अंतः प्रजनन बोला जाता है इनब्रीडिंग को। यहाँ पे जैसे कि मैं बताया 4 से 6 पीढ़ी तक के बहुत ज्यादा संबंधित, ठीक है, रिलेटिव्स नर एवं मादा के बीच क्या कराते हैं, संभोग क्रिया, मेटिंग प्रोसेस कराया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं इनब्रीडिंग, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग मतलब इसको क्या बोलते हैं, समप्रजनन, समप्रजनन हिंदी में, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत ही क्लोज रिलेटिव, ठीक है, के बीच क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तब उसको बोलेंगे अपन क्लोज ब्रीडिंग। जैसे भाई बहन के बीच, माँ और बेटे के बीच, पिता और बेटी के बीच, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। एग्जाम्पल याद रखिए, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। लाइन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग में जैसे बताया इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतर प्रजनन बोला जाता है, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं, याद रखना है आपको कि इसमें भी रिलेटिव्स के बीच क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, ठीक है। जैसे कि दादा लिख दिया है यहाँ पे, दादा दादी है, ठीक है, दादा और पोती के बीच और दादी और पोते के बीच। एक और लिखना, कजन सिस्टर लिख लीजिएगा, कजन सिस्टर एंड कजन ब्रदर के बीच क्या करना, क्रॉस कराना, क्या कहलाता है, लाइन ब्रीडिंग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ऐसा कौन सा ब्रीडिंग ऑपरेशन है जिसमें कजन सिस्टर एंड कजन ब्रदर का क्रॉस कराते हैं, तो आपको याद रखना है कौन सा है, तो वो है लाइन ब्रीडिंग, ठीक है। और जो माँ बेटे हैं, पिता और बेटी है, ठीक है, इनके बीच अगर क्रॉस करा रहे तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, क्लोज ब्रीडिंग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर ये वाला डेफिनेशन याद हो गया है, ये वाला डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद हो गया है, ठीक है, इसका भी आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद हो गया है, तो कहीं पे भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद अगर एडवांटेज की बात करें, ये वाला जो ब्रीडिंग ऑपरेशन है या फिर प्रजनन की विधि है, अगर इसको हम करते हैं तो क्या होगा, हमको फायदा क्या होगा वो देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, इस विधि से सांडों की संतति पर, ठीक है, जो बुल होते हैं उसके जो आने वाले प्रोजनी है उसके गुणों की छाप छोड़ने की क्षमता होती है। मतलब एक ही कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाती है, ठीक है, ये फायदा होता है। दूसरा, पशुओं के अप्रभावी लक्षण को प्रकट करने की यह एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। अप्रभावी मतलब रिसेसिव कैरेक्टर्स को, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, क्या है इसका डिसएडवांटेज, तो देखिए अब भाई जब रिलेटिव्स के बीच में या फिर आपस के फैमिली के बीच अपन क्रॉस कराते हैं तो हमको वेरिएशन नहीं मिलेगा, ना ही हमको नया कैरेक्टर्स मिलेगा। तो वहीं पे बोला जा रहा है दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि अच्छे से हो नहीं पाएगी, ये भी जाहिर सी बात है। दूध में वसा की प्रतिशत कम हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है और क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट याद रखना, इसमें समयुग्मजता होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना, जितना भी मैं गोला लगा रहा हूँ ना उतना क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, इसीलिए जितना भी गोला लगा रहा हूँ विशेष रूप से उसको याद रखिएगा, अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। अपन आगे देखते हैं, ये हो गया इन ब्रीडिंग का, ठीक है। अब अपन आउट ब्रीडिंग का देखते हुए चलते हैं। देखिए आउट ब्रीडिंग, जो आउट ब्रीडिंग है, बाह्य प्रजनन जिसको बोला जाता है, दो अलग अलग ऐसी नस्ल या फिर ब्रीड जिनके बीच 4 से 6 पीढ़ी तक बिल्कुल भी संबंध ना हो, बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, उनके बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसको बोला जाता है आउट क्रॉसिंग। और इसी से हमको ज्यादा मतलब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए सबसे पहले आउट क्रॉस। आउट क्रॉस को हिंदी में बोलते हैं भिन्न प्रजनन।
इस विधि में एक ही नस्ल के 6 पीढ़ी से अधिक अंतर वाले, ठीक है, मतलब 1 से 6 पीढ़ी तक बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक ही नस्ल होना चाहिए लेकिन 1 से 6 पीढ़ी तक बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। उनके बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो क्या कहलाएगा, वो आउट क्रॉस। जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पे लिखा गया है साहीवाल और साहीवाल। मान लीजिए एक छत्तीसगढ़ में साहीवाल ब्रीड पाई जाती है, ठीक है, और एक हरियाणा में साहीवाल ब्रीड पाई जा रही है। हरियाणा में जो ब्रीड पाई जा रही है उसका मिल्क प्रोडक्शन काफी अच्छा है, और जो छत्तीसगढ़ में पाई जा रही है उसका मिल्क प्रोडक्शन उससे कम है, ठीक है, क्योंकि जगह का वेरिएशन होगा, ठीक है, उसके खान पान में थोड़ा सा होगा, जो भी वेरी करेगा वो, ठीक है, तो वहां पे वो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर रही है। अगर हमको छत्तीसगढ़ में जो साहीवाल है उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो अपन क्या करेंगे, वहां की जो साहीवाल है उस बुल को अपन कहाँ लाएंगे, छत्तीसगढ़, और उससे क्या कराएंगे, मैटिंग कराएंगे। फिर हमको जो नेक्स्ट प्रोजेनी जो मिलेगी वो अच्छे कैरेक्टर्स वहां पे आ जाएंगे, ठीक है, मतलब उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये चीजें अपन को करने के लिए कौन सा क्रॉस कराना है, आउट क्रॉस, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज यही है कि इससे क्या होता है, पशु में इंप्रूवमेंट लाया जाता है, जो भी एनिमल है उसमें जो कैरेक्टर्स है उसमें इंप्रूवमेंट लाया जाता है। बशर्ते इतना याद रखिएगा कि पूरा 100% इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा कि एनिमल के कैरेक्टर्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए कौन सी प्रजनन विधि या फिर क्रॉसिंग मेथड यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना आउट क्रॉस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं, प्रसंकरण, ठीक है। जैसे कि मैं बताया आपको, प्रसंकरण क्या होता है, जब दो अलग अलग जातियों के बीच, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो उसको बोला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। और जो ये जो क्रॉस है, ठीक है, इसमें हमको फायदा भी होता है और बहुत ज्यादा घाटा भी होता है, इसीलिए इस जो मेथड है वो सबसे हटके है। तो मैं बताऊंगा क्या फायदा होता है क्या घाटा होता है, उसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन है ना। तो अपन देखते हैं, देखो जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो आप लोग, गधा और घोड़े के बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो इसको बोलते हैं खच्चर, म्यूल, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, म्यूल। अगर याक और गाय के बीच कराएंगे, पहाड़ी याक और गाय के बीच अगर कराते हैं तो इसको बोलेंगे पिन्नू, और गाय और भैंस के साथ कराएंगे तो उसको बोलेंगे कटेलो। क्वेश्चन पूछा गया है, चारों क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैं गोला मार रहा हूं, ठीक है। गधी और घोड़े के बीच कराया जाएगा तो हिन्नी। ये चारों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब देखो, ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, इसका डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आया है। अब इसका जो नोट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूं उसको देखना। इस विधि से प्राप्त संतान अधिक संकरओज होते हैं। अधिक संकरओज मतलब विग्रस होते हैं, विग्रस मतलब अपने पेरेंट से सुपीरियर होते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट से सुपीरियर होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, संकरओज, विग्रस या फिर अधिक शक्तिशाली, ठीक है। मतलब ये जो गधा है, घोड़ी, इन दोनों से ज्यादा ताकतवर कौन होगा, खच्चर। याक और गाय, इन दोनों से ज्यादा ताकतवर क्या होगा, पिन्नू। इस प्रकार से इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैं गोला मारा हूं उसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसको इंग्लिश में विग्रस बोलते हैं, और अच्छे से डिटेल देखेंगे तो उसको बोला जाएगा अधिक शक्तिशाली, अपने जनक से, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से। ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, बढ़ता है, मतलब इम्यून सिस्टम उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट, हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है, ठीक है। हेट्रोजाइगोसिटी मतलब उसमें नए नए कैरेक्टर्स आते हैं, जाहिर सी बात है, मतलब अपने पेरेंट्स से ज्यादा ताकतवर हो रहा है, मतलब उसमें कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, संकरओज का, ठीक है, सिंपल है। तो हेट्रोजाइगोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। चौथा पॉइंट, यही इसका डिसएडवांटेज है, ये तो अपने फायदे के लिए है, ये क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज। ये चौथा पॉइंट। जितने भी हमको क्या मिलेंगे, प्रोजनी मिलेंगे, ठीक है, जैसे खच्चर हो गया, कटेलो हो गया, पिन्नू हो गया, हिन्नी हो गया, ये सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो स्टेराइल होते हैं, या फिर इसी को बोल दिया जाता है बांझ, या फिर इनफर्टाइल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो भी हमको नई प्रोजनी मिल रही है वो कैसी होती है, स्टेराइल होती है। ये अपना जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसमें प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन में, बस। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था,
हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में हेटेरोजाइगोसिटी होता है तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। होमोजाइगोसिटी होता है तो डिक्रीज होता है। जाहिर सी बात है, हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ रही है तो होमोजाइगोसिटी क्या होगा, घटेगा। होमोजाइगोसिटी किसको बोलते हैं, समान लक्षण, ठीक है। और विषम युग्मजता किसको बोलते हैं, या फिर हेटेरोजाइगोसिटी को किसको बोलेंगे, जो अलग अलग लक्षण आते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट से अलग लक्षण आते हैं संतान में, उसको अपन बोल देंगे हेटेरोजाइगोसिटी। ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद अपन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में आपको याद रखना है, इस मेथड के थ्रू अलग अलग ब्रीड के बीच क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे और नया जो है ब्रीड अपन बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कौन सा ब्रीडिंग ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम नया ब्रीड्स तैयार करते हैं, तो वो है क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे टॉप क्रॉस, चरम संकरण के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रजनन में मादा अपनी वंशावली के अंतिम सांड से क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं, ठीक है। जो भी फीमेल है, जो भी फीमेल प्रोजेनी है, उसका क्या करेंगे अपन, जो उसका सबसे ऊपर वाला बुल है, ठीक है, मतलब उसके जो भी जनरेशन, उसका सबसे टॉप वाला जनरेशन के साथ क्या कराएंगे अपन, क्रॉस कराएंगे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टॉप क्रॉस, ठीक है। ये क्रिया क्यों कराई जाती है, तो आपको याद रखना है, स्पेशल कैरेक्टर्स को फिर से उस प्रोजनी में या फिर आने वाले जनरेशन में लाने के लिए, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस को मैं पहले बताया, पितृ संकरण बोला जाता है, मतलब उसके पिता माता पिता से क्रॉस कराया जाता है। इसमें उत्पन्न संतान, दो ब्रीड का आप क्रॉस कराएं, क्रॉस कराने के बाद हमको F1 पीढ़ी में क्या मिला, संतान मिला, उसका क्रॉस हम फिर से किससे कराएंगे, तो उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ, माता या फिर पिता के साथ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन बैक क्रॉस। ये क्रिया क्योंकि कराई जाती है तो फायदा ये हो जाता है कि उसका इम्यून सिस्टम और डेवलप्ड हो जाता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है बैक क्रॉस में और टॉप क्रॉस में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज क्लियर होते जा रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पॉज करिए, वीडियो को फिर से रिपीट करिए और देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब तक अपने अंदर इंटरेस्ट नहीं लाएंगे किसी भी चीज के लिए, तब तक आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अब मैं बाहुबली पिक्चर आपको दिखाता हूं और उसका एक भी मतलब कुछ ऐसा डायलॉग या फिर गाना अगर आपको पूछूंगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप इंटरेस्ट के साथ उसको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इसको बिना इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, रट्टा मारूंगा करके सोचेंगे, ठीक है, मारूंगा या फिर मारूंगी, तो आपको नहीं होने वाला। ये टेम्पररी आपको मेमोरी में तो फिट रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे अगर रट्टा मारेंगे तो। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा एक बार, तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए इस चीज में। नेक्स्ट अपन देखते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में भी वही है, जो भी F1 जनरेशन में हमको मिलता है प्रोजनी या फिर संतान, उसका हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, ठीक है। किसके साथ क्रॉस कराते हैं, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। नाम से पता चल रहा है, टेस्ट मतलब टेस्ट करने के लिए क्रॉस किया जाता है, ठीक है, कि उस ब्रीड में नए लक्षण आए हैं कि नहीं। उसके बाद क्रिस क्रॉस या फिर अल्टरनेट क्रॉस बोल दिया जाता है, एकांतरण संकरण बोल दिया जाता है। तो इसमें अलग अलग दो अलग अलग नस्ल के बीच क्या कराएंगे अपन, एकांतरण रूप से सहवास कराते हैं। मतलब एकांतरण क्रम बोलने से 1 साल के गैप में क्या करते हैं, क्रॉस कराया जाता है, उसको अल्टरनेट क्रॉस बोला जाता है। उसके बाद ट्रिपल क्रॉस। ट्रिपल क्रॉस त्रिसंकरण नाम से जाना जाता है। प्रजनन की इस विधि में 3 अलग अलग शुद्ध नस्ल के नर एवं मादाओं के साथ अदल बदल करके क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। एक साथ नहीं कराएंगे, इतना याद रखिएगा, एक साथ पॉसिबल भी नहीं है। जैसे कि अगर हम एक आध एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे फुले त्रिवेणी एग्जाम्पल है इसका, किससे किससे मिलकर बना होता है, तो आपको याद रखना है HF, जर्सी एंड गिर, ये तीनों से मिलकर बना है, ठीक है। पहले इन दोनों का कराएंगे, इनमें जो प्रोजनी मिलेगा, ठीक है, जो भी XYZ, उसका फिर गिर के साथ कराएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिपल क्रॉस किया जाता है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, फुले त्रिवेणी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार फिर, किससे किससे मिलकर बना है फुले त्रिवेणी, HF और जर्सी
एंड किससे बना है, तो आपको याद रखना है गिर, ठीक है, ये तीनों से मिलकर बना है। ठीक, उसके बाद एक और देखते हैं सुनंदनी, ये भी क्या है, सुनंदिनी, सुनंदिनी, ये भी क्या है, ट्रिपल क्रॉस ब्रीड है, किसे किसे मिलकर बना है, HF, जर्सी और ब्राउन स्विस, ये तीनों से मिलकर ये बना है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। पॉज करके अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, लास्ट बच गया है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप में आपको याद रखना है, एक मिनट, ठीक है, मैं कुछ पॉइंट ऐड कराना चाह रहा था, देख रहा हूं कौन सा बच गया है। हाँ, चलिए वो ऐड हो गया है, ठीक है, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप किसको बोलते हैं, क्रमोन्नति। क्रमोन्नति का डेफिनेशन देखो, देशी नस्ल के पशुओं को सुधारने के लिए अच्छी विधि है, ठीक है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, इसमें 100% शुद्धता प्राप्त की जाती है। ऐसी कौन सी ब्रीडिंग ऑपरेशन है जिसमें 100% शुद्धता प्राप्त की जाती है, प्योरिटी परसेंट 100% आती है, तो आपको याद रखना है ग्रेडिंग अप। गोला लगाया हूं मतलब एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अशुद्ध नस्ल की मादा को मिलाते हैं किससे, एक शुद्ध नस्ल के सांड से, ठीक है, और हमको जो आगे जनरेशन में जो मिलती है उसमें एक ही बार में हमको 100% नहीं मिलती, इसको लगातार 7 जनरेशन तक किया जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ है, देखिए क्या बोला जा रहा है, यह क्रिया 7 जनरेशन तक मतलब 7 पीढ़ी तक की जाती है, ठीक है, 7 पीढ़ी तक की जाती है, तब जाके हमको क्या मिलती है, लास्ट जनरेशन जो रहता है 99.22% तक हमको शुद्धता मिल जाती है, प्योरिटी परसेंट मिल जाती है, तो उसी को अपन बोल देते हैं प्योर ब्रीड, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना। क्रमोन्नति सिद्धांत नर प्रभाविता सिद्धांत के ऊपर रहता है, मेल स्टेरिलिटी पर आधारित रहता है, बोल रहा है मतलब मेल जो रहेगा डोमिनेंट रहेगा, फीमेल जो रहेगी वो रिसेसिव रहेगी, इसीलिए इसको मेल स्टेरिलिटी बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब मेल का जो कैरेक्टर्स है वो अपन को जनरेशन में आगे बढ़ाते चलना है, इसीलिए उसको कौन से सिद्धांत पे रहता है, ये वर्क करता है, तो आपको याद रखना मेल स्टेरिलिटी नर प्रभाविता के सिद्धांत पर होता है क्रमोन्नति। देखिए अब कैसे इसको करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं प्योर बुल और देसी काऊ, इसमें 100% प्योरिटी और इसमें है 0% प्योरिटी, अशुद्ध है, ठीक है, इम्प्योर, यहाँ पे लिख देता हूँ इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर ब्रीड, ठीक है। अब देखो F1 जनरेशन में जब इसको फर्स्ट बार क्रॉस कराया जाएगा तो हमको कितना परसेंट मिलेगा, तो जब मैं बताया था आपको, ठीक है, कि जब भी 2 ब्रीड का क्रॉस कराते हैं तो आने वाली जो जनरेशन रहती है उसमें 50-50% दोनों का क्या रहता है, कैरेक्टर्स जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अगर हम किसी 2 नस्ल का क्रॉस कराते हैं तो उसका कितना परसेंट कैरेक्टर्स आगे संतान में आती है, तो 50%, ठीक है। एग्जाम में आंसर कितना लिया है, 52-62.5%, याद रखिएगा, ठीक है। तो 50% क्या होता है, प्योरिटी आगे जनरेशन में जाती है, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट है इसका, 50% आएगा उसमें प्योरिटी परसेंट, ठीक है, अंतर कितना आ रहा है 50% में, मतलब इम्प्योर कितना बचा है, अभी भी 50% बचा है, ठीक है। ये अपना 50% किसको दिया, जो भी जनरेशन यहाँ पे आई, ठीक है, और इसका 50% भी आया, इसका भी 50% आया, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है, ये क्या है, रिसेसिव है, तो ये अपना कैरेक्टर ज्यादा शो करता है। उसके बाद सेकंड जनरेशन में फिर से ये जो मिला यहाँ पे प्रोजीनी, उसका फिर से अपन किसी के साथ कराते हैं, उसी प्योर बुल के साथ फिर से क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पे कितना परसेंट बच गया प्योरिटी, 50%। जो प्योर बुल है उसमें कितना परसेंट बचा, अभी भी प्योरिटी 50%, 50% तो दे दिया यहाँ पे इसमें, ठीक है। फिर उसका क्रॉस कराएंगे जब प्योर बुल से, तो फिर इसका 50% कितना होगा, 25%, तो ये 25% ये 50% के साथ ऐड होगा, ठीक है, तब हो जाएगा सेकंड जनरेशन में 75% प्योरिटी हमको मिल जाएगा सेकंड जनरेशन में। अभी भी इम्प्योरिटी कितना बचा है, 25% बचा है, ठीक है, किसमें,
जो भी यहाँ प्रोजेनी हमको मिलती जा रही है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या क्या बोला जा रहा है। 7 जनरेशन तक क्या करेंगे, इसमें अपन देखेंगे कि जो उसमें शुद्धता है वो आ जाती है 100%। ठीक है, तो इस प्रोसेस में 7 जनरेशन तक अपन क्रॉस कराते हैं, जिसमें हमको क्या है 100% तक क्या मिल जाती है, प्योरिटी मिल जाती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद ये इसका याद रखना, क्रमोन्नतीश जो मेथड है, जो ग्रेडिंग अप मेथड है, वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मेल स्टेरिलिटी मतलब नर प्रभाविता सिद्धांत पे। मतलब क्या आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि प्योर बुल का कैरेक्टर क्या है, जो इनप्योर देसी काऊ है, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, मतलब दबा रहा है। मतलब मेल जो कैरेक्टर्स है वो ज्यादा अपना प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है नर प्रभाविता के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं अपन कि इसको कैसे हम क्रॉस कराते हैं। तो प्योर बुल और देसी काऊ, मतलब इम्प्योर बुल, इम्प्योर काऊ, सॉरी बुल नहीं, इम्प्योर काऊ। ठीक है, इन दोनों के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हमको कितना मिलता है, 50% तक हमको प्योरिटी मिल जाती है। जैसे कि मैं बताया, कॉन्सेप्ट क्या था कि जब हम दो ब्रीड को क्रॉस कराते हैं तो 50% मेल का और 50% फीमेल का, दोनों का कैरेक्टर जो आने वाली प्रोजनी रहती है उसमें आती है। ठीक है, तो इसीलिए जब प्योर बुल और देसी काऊ का हम क्रॉस कराते हैं तो प्योर बुल का 50% कैरेक्टर आएगा और देसी काऊ का 50% कैरेक्टर आएगा। इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज कितना मिल रहा है, प्योरिटी परसेंट 50% और आपका इम्प्योरिटी परसेंट 50। ठीक है, क्योंकि दोनों अपना अपना क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जनरेशन में याद रखना, अब यहाँ पे कितना बच गया है, 50% प्योरिटी बन गया है, यहाँ पे 50% इम्प्योरिटी बचा हुआ है। ठीक है, जब हम फिर से यहाँ पे जो भी प्रोजेनी मिला उसका फिर से अपन क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे किसके साथ, प्योर बुल के साथ। तो हमको जो है यहाँ पे फिर ये अपना 50% क्या करेगा, कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जो भी आएगा उसको देगा। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे अपना कितना, 25%। ठीक है, 50% 50% का आधा कितना होगा, 25%। तो यहाँ पे हमको सेकंड जनरेशन में क्या मिलेगा, 75% तक प्योरिटी हमको मिल जाता है। अभी भी इम्प्योरिटी कितना बचा है, 25%। ठीक है, और इधर प्योरिटी कितना बचा है, तो 25% यहाँ भी, क्योंकि यहाँ का 50% अपन ले लिए, वो चला गया नेक्स्ट प्रोजेनी में, तो यहाँ पे 25% प्योरिटी बचा है, यहाँ पे भी 25% इम्प्योरिटी अभी भी बचा है। फिर इसका थर्ड जनरेशन में क्रॉस कराएंगे, जो भी प्रोजेनी मिलेगा उसका फिर से उसी बुल के साथ कराएंगे, उसी प्योर बुल के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसका 50% ऐड हो जाएगा 1.5%। तो ऐड हो जाएगा तो कितना हमको मिलेगा थर्ड जनरेशन में, 87.5% के आसपास प्योरिटी हमको मिल जाएगा। इम्प्योरिटी कितना बचा है, अभी भी 12.5%। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जनरेशन जैसे फिर कराएंगे तो यहाँ भी 50%, इसका 50% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी यहाँ कितना परसेंट बचा है, 12.5% प्योरिटी बचा हुआ। अब इसका आधा कितना हो जाएगा, 6.125% के आसपास। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे तो फोर्थ जनरेशन में हमको फिर से प्योरिटी मिलेगा 93.75। इसको ऐड करते चलना है, आराम से बन जाएगा, ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं है यहाँ पे। फिर से जब क्रॉस कराएंगे तो इसका आधा फिर आ जाएगा भाई 3.75 के आसपास। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे तो फिफ्थ जनरेशन में हमको प्योरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 6 जनरेशन 7 जनरेशन यहाँ पे भी फिर आपको 65% ऐड करते चलिए, इसका आधा फिर हो जाएगा 0.756 के आसपास हो जाएगा। लास्ट में आपको मिल जाएगा 100, मतलब 99.22%, इसको अपन 100% ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमको मिल जाएगा इसमें प्योरिटी। ठीक, समझ में आया आपको? एक बार और देखते चलिए, मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, जब हम दोनों प्योर बुल और देसी काऊ को क्रॉस कराए तो अपना 50% ये दिया, ये भी अपना 50% दिया, तो यहाँ पे कितना आया, मतलब ये अपना 50% क्या किया, जो नई प्रोजेनी आई उसमें दी। ठीक है, ये दिया अपना 50% प्योर, मतलब अपना प्योरिटी परसेंट इसको दिया। तो अपन बात किसका कर रहे हैं, प्योरिटी का कर रहे हैं, ना कि इम्प्योरिटी का। तो 50% प्योरिटी किस में आ गया, नेक्स्ट प्रोजेनी में। ठीक है, अब इसका फिर से हम क्रॉस कराएंगे
तो भाई यहाँ पे 50% बचा हुआ है, 50% तो ऑलरेडी वो दे दिया, तो यहाँ पे 50% बचा। फिर ये जब क्रॉस कराएंगे, जितने बार भी क्रॉस कराएंगे, उसमें जो बचा हुआ परसेंटेज है प्योरिटी का, उसका 50% ही वो देगा, एक साथ कभी भी नहीं देगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो फिर ये बचा हुआ है 50%, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 25%, तो यहाँ पे 75% अपन को प्योरिटी मिल जाएगा। वैसे ही फिर अपन 50-50-50-50 ऐड करते चलिए, लास्ट में आपको 99.22% या फिर 99 पॉइंट समथिंग कुछ आपको मिल जाएगा परसेंटेज प्योरिटी। तो इतना आपको याद रखना है, अच्छे से इसको बार बार देखो, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया है, पूछ देता है सेकंड जनरेशन में कितना प्योरिटी परसेंट मिला, फोर्थ जनरेशन में कितना मिला, थर्ड जनरेशन में कितना मिला, फोर्थ में कितना मिला, सिक्स में कितना मिला। कभी भी वन जनरेशन और लास्ट जनरेशन नहीं पूछेगा, सबको पता है, वो रट्टा मारी लेंगे उसको। ठीक है, लेकिन ये जो बीच का है वो जब तक मैथ्स आप अच्छे से नहीं बनाओगे तब तक आपको नहीं बनेगा। तो यहाँ तक आपको याद रखना है ग्रेडिंग अप में। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज याद रखना, एक साथ, ठीक है, एक साथ बहुत सारे देसी काऊ को अपन क्या करेंगे, प्योर कर सकते हैं सिर्फ एक प्योर बुल से। ठीक है, ये इसका फायदा है। ठीक है, और इससे क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, तो याद रखिएगा डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में याद रखना, ये जो मेथड है वो काफी लंबा प्रोसेस है, 7 जनरेशन तक कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद इसमें एक नोट पॉइंट करके याद रखिएगा, क्या बोला जा रहा है कि अशुद्ध नस्ल की गाय की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है, और ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा याद रखना है, और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिपीट करके देखेंगे वीडियो को तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।